है एवरीवन, दिस इज मनीष जिंदल हियर। वेलकम टू ऑल जोनटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोनटेक डिजिटल। तो आज के इस बीसीटी की सीरीज में हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पावर प्लांट। तो ये जो सब्जेक्ट है, और न केवल ये वीडियो बल्कि यहाँ से जितनी भी वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिगार्डिंग आने वाली हैं, वो जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम RSEB, JEE एंड AE के साथ जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा करना क्या है और हम किस तरीके से इसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो यहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको रिवाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही आपको मेंशन कर रहा हूँ। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ करने की कोशिश करेंगे, कि जिससे कि जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा रिवीजन के तौर पर साबित हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो अपकमिंग क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो उनसे भी आपको रूबरू होने का मौका मिले। तो चलिएगा इस सेशन को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको क्या क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द वर्क रेशो इन सिंपल गैस टरबाइन प्लांट। सिंपल गैस टरबाइन साइकिल की बात हो रही है साहब। चलिएगा जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। गैस टरबाइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो गैस टरबाइन जो साइकिल होती है, जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है, वो किसके ऊपर वर्क करता है सर? ब्रेटन साइकिल के ऊपर। ब्रेटन साइकिल के ऊपर। देखिएगा हम एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट को रिवाइज और रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन भी यहीं से ये बनता है कि गैस टरबाइन किसके ऊपर वर्क करता है? ब्रेटन साइकिल के ऊपर। इसकी कहानी की अगर मैं बात करूं तो ब्रेटन साइकिल के अंदर कौन कौन से दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और दो ही क्या देखने को मिलते हैं आपको? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। चलिएगा यहां से हम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास निकल कर आती है सर W नेट अपॉन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पूरी साइकिल के अंदर। और साइकिल हमारी कुछ इस तरीके से TS डायग्राम पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। 1 2 3 4। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन एंड 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इस तरीके से आपकी साइकिल चलती है, ठीक है। तो यहां पर हम एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि W नेट एंड हीट सप्लाइड के बारे में। तो किसी भी साइकिल के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर हमारा इंटरेस्ट दो चीजों के अंदर रहता है। किस किस चीज के बीच में सर? एक तो हम साइकिल का या प्लांट का जो W नेट है यानी जो वर्क आउटपुट है वो हम इंक्रीज करना चाहते हैं, और एक हमारी साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स होने वाले हैं, कंसेप्ट के साथ चिपकने वाले हैं, तो स्टोरी वाइज चलने वाले हम, ठीक है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं और W नेट को बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारे पास जो W नेट होता है वो क्या होता है सर? टरबाइन ने कितना वर्क किया उसमें से हमने कितना वर्क कंप्रेसर को दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन दो देखने को मिलते हैं कि सर या तो अगर हमको W नेट को बढ़ाना है तो या तो हम इस टरबाइन वर्क को बढ़ा दें या इस कंप्रेसर वर्क को कम कर दें। तो इसके लिए ही हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सर? हमारे यूज करते हैं इसके अंदर गैस टरबाइन के अंदर मॉडिफिकेशंस, और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है आपका इंटरकूलिंग का एंड रीहीटिंग का, ठीक है। एक तरीका होता है कि सर इनके जरिए तो हम क्या क्या करते हैं? इंटरकूलिंग के जरिए सर हम जो कंप्रेसर का वर्क है उसको कम करते हैं, और रीहीटिंग के जरिए जो टरबाइन का वर्क है हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो टोटल हमारा जो W नेट है वो हमारे पास क्या होता है? हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास W नेट की कहानी। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी की जब भी हम बात करते हैं, बात करेंगे सर जो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम के अंदर या साइकिल के अंदर, वो उसका मीन टेम्परेचर क्या है,
या जो साइकिल से जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसका मीन टेम्परेचर क्या है। अगर हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज कर दें या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिक्रीज कर दें तो हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये काम कराया जाता है किसके जरिए, हीट एक्सचेंजर के जरिए। चलिए भाई, हीट एक्सचेंजर के जरिए। तो अगर मैं यहां पर, अब आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द वर्क रेशो। अब ये वर्क रेशो क्या होता है, वर्क रेशो होता है सर कि आपके पास टोटल कितना नेट वर्क मिला और उसके मिलने में टरबाइन ने कितना वर्क किया, यानी टोटल नेट वर्क डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क। ठीक है, क्योंकि टरबाइन से वर्क हमको मिलेगा, कंप्रेसर को हमें वर्क देना पड़ेगा। तो यहां से जो वर्क रेशो की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा आपसे पूछा गया है कि गैस टरबाइन में क्या करेगा, वर्क रेशो को बढ़ाएगा। तो यानी वर्क रेशो क्या होता है, जो इस डब्ल्यू नेट को बढ़ा दे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस हमारा क्या बढ़ा देगा, वर्क रेशो को बढ़ा देगा। बोला यार, डब्ल्यू नेट क्या होता है, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर, यानी वो प्रोसेस जो टरबाइन के वर्क को बढ़ा दे या वो प्रोसेस जो कंप्रेसर के वर्क को कम कर दे, अल्टीमेटली किसको बढ़ा देगा, डब्ल्यू नेट को बढ़ा देगा और आपका वर्क रेशो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिएगा, इंक्रीज होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डब्ल्यू नेट को बढ़ाने के लिए सर इंटरकूलिंग का यूज करते हैं, ये कंप्रेसर के वर्क को कम कर देता है। रीहीटिंग का यूज करते हैं, ये टरबाइन के वर्क को बढ़ा देता है। तो और जो हीट एक्सचेंजर है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, इसका काम किसको यूज करने के लिए करते हैं, हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है हमारे पास 2 और 3। तो आंसर होगा इसका बॉम्बे बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गैस टरबाइन से रिलेटेड, रीहीटिंग का हो, इंटरकूलिंग का हो और किसका हो, आपका हीट एक्सचेंजर का, हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे कि जब हम गैस टरबाइन के अंदर रीहीटिंग करते हैं या इंटरकूलिंग करते हैं तो सर अभी आपने बताया इन दोनों के केस में क्या होता है, डब्ल्यू नेट आपका इंक्रीज होता है, लेकिन एफिशिएंसी के साथ क्या होता है, एफिशिएंसी के साथ सर साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर के केस में, तो हीट एक्सचेंजर ये क्या कहानी करता है, हीट एक्सचेंजर के केस में सर दो चीजें होती हैं। इसका मेन काम तो था एफिशिएंसी को बढ़ाना, और अगर मैं डब्ल्यू नेट की बात करता हूं तो इस पर क्या नहीं होता, नो इम्पैक्ट, क्या नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसके अंदर, गैस टरबाइन के अंदर। ध्यान से सुन लेना, गैस टरबाइन के अंदर। तो इतनी कहानी आपके दिमाग में चिपक जानी चाहिए। चलिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, P2 बराबर P1 प्लस P3/2, P2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ P1 P3, इंटरकूलिंग इज परफेक्ट, वर्क इन लोअर प्रेशर सिलेंडर इज ट्वाइस द वर्क देन ऑफ हायर प्रेशर सिलेंडर। और आपसे पूछा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन एफिशिएंसी रहे इन 2 स्टेज कंप्रेसर में, तो आपको क्या क्या जरूरत होती है। देखिएगा, कंप्रेसर की एफिशिएंसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम डील करते हैं कि कंप्रेसर जो भी वर्क यूज कर रहा है, जो भी वर्क कंज्यूम कर रहा है, वो क्या रहे, मिनिमम से मिनिमम रहे। और ये जो एक्चुअल में होता है वो किसके जरिए होता है, वो सर होता है जब हम क्या यूज कर रहे हो, प्रोसेस। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है, कौन से प्रोसेस में वर्क आप मिनिमम यूज करते हो कंप्रेसर में, कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, चलिएगा, अब यहां पर हम बात करते हैं इंटरकूलिंग। अभी मैंने आपको समझाया इंटरकूलिंग क्या होता है। तो जब इंटरकूलिंग की बात करते हैं, परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, उसको एक बार कंप्रेस करने के बाद जो भी टेम्परेचर आपका पहुंचा है उसको वापस से उसके इनिशियल टेम्परेचर पर लेकर आ रहे हो। और वो जो इंटरमीडिएट जो प्रेशर होता है उसकी कंडीशन किससे दी जाती है, P2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ P1 एंड P3। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन गलत होगा, सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है, 2 और 3। चलिएगा, यानी आंसर बॉम्बे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या है, इन अ गैस टरबाइन साइकिल की बात हो रही है विद रीजनरेशन। अभी मैंने आपको बताया रीजनरेशन का मतलब क्या है,
विद रीजनरेशन, यानी हीट एक्सचेंजर का यूज, हीट एक्सचेंजर का यूज। और जब आप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अभी अभी हमने बात की, जब हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं तो सर हमारे पास जो W आउटपुट होता है उस पर कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी ये कांस्टेंट रहता है। और जबकि हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, प्रेशर रेशियो इंक्रीजेस, इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वर्क आउटपुट कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत होने वाला है। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेस, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेस, थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर आपका सी, कैलकाटा। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क रेशो इन अ गैस टरबाइन पावर प्लांट इज इक्वल टू। ठीक है, वर्क रेशो क्या होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर जो वर्क रेशो होता है वो क्या होता है, वो होता है सर नेट वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क। और अगर मैं इसको बैक वर्क रेशो की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिख सकते हैं, आर डब्ल्यू बराबर 1 माइनस आर बी डब्ल्यू, यानी ये क्या होता है, बैक वर्क रेशो, कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन का वर्क। ठीक है, और जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं सिंपल रैनकाइन साइकिल के लिए, सॉरी सिंपल ब्रेटन साइकिल के लिए, तो जो रिलेशन निकल कर आता है डायरेक्टली, अगर मैं बैक वर्क रेशो को लिखूं तो ये जो होता है डायरेक्टली किसके बराबर, T2 बाई T3 के बराबर। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा कि वर्क रेशो बराबर 1 माइनस T2 बाई T3, दोनों तरफ T1 से मल्टीप्लाई करने पर बाई T3 डॉट T2 बाई T1। तो आप देखोगे ये जो T2 बाई जो T1 है ये क्या है आपका, यही तो आपका प्रेशर रेशो है। T2 बाई T1 बराबर क्या होगा, RP यानी प्रेशर रेशो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से बैकवर्क रेशो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T1 बाई T3 इंटू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल टरबाइन इनलेट टेम्परेचर इन द रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल यानी थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जो टरबाइन का जो इनलेट टेम्परेचर जो जाता है उसकी रेंज अप्रोक्सीमेट कितने 550 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेशन में होती है। इस तरीके का आपको डेटा, डायरेक्ट डेटा वाले वैल्यूज भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्वेश्चंस आपको भर भर के देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में और आगे भी हाईली पूछे जाने की क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पर क्या होगा, आंसर सी। और ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो किससे डिसाइड होता है, सर मेटल की प्रॉपर्टी यानी मेटल की मेटलर्जिक कंडीशन से, मेटलर्जिक कंडीशन से। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी, कैलकाटा। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है in a Rankine cycle with the maximum steam temperature being fixed from metallurgical consideration as the boiler pressure increase। यानी रैनकाइन साइकिल के अंदर जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर जो स्टीम की जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो किससे डिसाइड होगा कि जो सर टरबाइन का जो ब्लेड है वो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर बियर कर सकता है, यानी मेटलर्जिकल कंसिडरेशन से। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर ये इसको फिक्स कर दिया जाता है और फिर हम बॉयलर के प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, तो क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूं रैनकाइन साइकिल के लिए, सपोज ये क्या है, ये जो टेम्परेचर है ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है। 3 जो पॉइंट है वो मैक्सिमम लिमिट है। सॉरी, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो अगर आप बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब है आप कुछ यहां पर जाने की कोशिश करते हो और यहां पर जाकर इस तरीके से आते हो। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज करोगे ये जो लाइन है वो किस जोन में आना स्टार्ट कर देगी, इस वेपर डोम के अंदर आना स्टार्ट कर देगी। यानी अगर मैं यहां पर टरबाइन के एग्जिट पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको मॉइस्चर कंटेंट आपको हायर देखने को मिलने वाला है, हायर
मॉइस्चर कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि टरबाइन के एग्जिट पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन गिवन है द कंडेंसर लोड विल इंक्रीज, इससे कोई लेना देना नहीं है। द क्वालिटी ऑफ द टरबाइन एग्जॉस्ट क्या होने वाली है, क्वालिटी का मतलब अमाउंट ऑफ द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इन द मिक्सचर क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है द क्रिटिकल प्रेशर रेशो P2/P1 इज गिवन बाय। देखिएगा सबसे पहले तो समझिएगा क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है, नोजल की बात चल रही है कि नोजल के अंदर मैक्सिमम मास फ्लो रेट कंडीशन, कौन सी कंडीशन, मैक्सिमम मास फ्लो रेट कंडीशन, जहां पर जो मैक नंबर है वो क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है। और यहां पर जो प्रेशर रेशो होता है वो क्रिटिकल प्रेशर रेशो, जो टेम्परेचर रेशो होता है क्या कहलाता है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर रेशो। तो जनरली जो क्रिटिकल टेम्परेचर रेशो की जब हम बात करते हैं वो निकल कर आता है आपका 2/n+1। ठीक है, और जब प्रेशर रेशो की बात करूंगा तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रेशर के प्रोसेस के लिए जो रिलेशन होता है वो किससे दिया जाता है, P2/P1 बराबर T2/T1 की पावर n/n-1, दैट इज क्या हो गया, P2/P1 बराबर 2 डिवाइडेड बाय n+1 की पावर n/n-1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और मोस्टली नंबर ऑफ टाइम आस्क्ड क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आपसे क्या हुआ है, पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, 2/n+1 की पावर n/n-1, आंसर बॉम्बे बी। ध्यान रखेंगे डायरेक्ट भी कई बार पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास द क्रिटिकल प्रेशर रेशो फॉर इनिशियली वेट स्टीम। हमने अभी डिस्कस किया कि क्रिटिकल प्रेशर रेशो कैसे निकालते हैं, P2/P1 बराबर 2/n+1 की पावर n/n-1, और जो n की जो वैल्यू होती है वेट स्टीम के लिए अप्रोक्सीमेट 1.035 से लेके वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखेंगे, आंसर क्या होगा इसका, सी कैलकाटा 0.582। कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट डेटा वैल्यू वाले क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द क्रिटिकल प्रेशर रेशो फॉर गैसेस। गैसेस के लिए क्या होगा, अगेन n की वैल्यू 1.4 रखेंगे तो वहां पर हमारे पास आंसर आने वाला है 0.528। 0.528 आंसर होगा ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल प्रेशर रेशो फॉर इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। देखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं डायरेक्ट डेटा बेसिस पे, तो आपको ये तो रटे होने चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप निकालने नहीं बैठे हैं। तो P2/P1 अगेन n/n+1 की पावर n/n-1, n की वैल्यू रखने वाले हैं 1.135। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए पूछा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रेशर रेशो डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, बॉम्बे बी क्या होगा 0.577। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन, यानी स्टीम टरबाइन की जो कंपाउंडिंग है वो किस लिए की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, क्यों करते हैं। जब हम बात करते हैं सिंपल इंपल्स टरबाइन की, सिंपल इंपल्स टरबाइन की, ये क्या है सर, ये टरबाइन का टाइप है किसके बेसिस पर, वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर, जो कि कहता है कि यहाँ पर जो इतना भी प्रेशर में चेंज होने वाला है वो नोजल के अंदर हो जाएगा, रोटर पर जब आपकी स्टीम पहुंचती है तो वहां पर प्रेशर में चेंज नहीं होता है, यानी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड। ठीक है, रोटर यानी मूविंग ब्लेड। ठीक है, जब हम यहाँ से स्टीम सिंपल इंपल्स टरबाइन में फ्लो करती है टरबाइन के ऊपर, तो वहां से जो हम देखते हैं जो ब्लेड की जो वेलोसिटी आती है यानी स्पीड आती है मूविंग ब्लेड की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो रोटर होता है इसकी जो आरपीएम होती है n आरपीएम, यू क्या होता है स्पीड πdn/60, यहां से जब हम n कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा निकल कर आती है, 20,000 तक भी यानी आरपीएम तक आ जाती है, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उसको यूज करना, क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिट जो होती है वो हमारी अप टू 3000 आरपीएम तक होती है। तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किसका, कंपाउंडिंग का।
कंपाउंडिंग का। तो ये क्या काम करता है सर, ये स्पीड को इस तरीके से मैनेज करता है कि इसको प्रैक्टिकल लिमिट में लेकर आ सके। किसकी स्पीड को? रोटर की स्पीड को। यानी जो इसका जो आंसर होने वाला है, आप कंपाउंडिंग क्यों करते हो सर? रिड्यूस करने के लिए टरबाइन की स्पीड को। आंसर होगा बॉम्बे बी। कंपाउंडिंग दो तरीके की देखने को मिलती हैं, कौन कौन से? प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग, यहां पर हम क्या करते हैं कि सर जो नोजल में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था उसको एक से ज्यादा स्टेज में हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर नोजल में जितना प्रेशर ड्रॉप कम होगा उतना ही नोजल के एग्जिट पर वेलोसिटी कम होगी, और जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना ही हमारे पास रोटर की स्पीड है वो कम मिलने वाली है, और जितना वो कम मिलेगा हमारे पास आरपीएम हमारी लिमिट में आने वाले हैं। तो यानी प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर हम प्रेशर को मैनेज करते हैं, जबकि वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर हम एक से ज्यादा स्टेजेस में जितनी भी हमें वेलोसिटी मिल चुकी है एक ही बार में उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दिमाग में याद रखेंगे, और इसी को ही क्या बोला जाता है? इसी को ही बोला जाता है सर रेट्यू टरबाइन, और इसी को बोला जाता है कर्टिस टरबाइन। कर्टिस टरबाइन। और जो हम सिंपल इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं उसको नाम दिया जाता है डी लेवल टरबाइन। चलिए भाई, इतनी कहानी यहां से क्लियर दिमाग में हो चुकी है कंपाउंडिंग से रिलेटेड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी ऑफ पार्सन टरबाइन। अगेन फॉर्मूला बेस्ड, नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर क्या रहने वाला है? सभी को याद भी होगा, रटा हुआ होगा ये, 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये क्या है? पार्सन टरबाइन की मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। इसकी क्या कहानी है सर? ये 50% यानी 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जितना प्रेशर ड्रॉप रोटर में हो रहा है डिवाइडेड बाय कि पूरी स्टेज में कितना चेंज हो रहा है इन द प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? डिग्री ऑफ रिएक्शन। इसकी वजह से यहाँ पर 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन वाले टरबाइन को क्या बोला जाता है? पार्सन टरबाइन। यहीं से एक और क्वेश्चन भी बन जाता है कि इंपल्स टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है? तो याद रखेंगे कितनी होती है? 0। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। इंपल्स टरबाइन के लिए भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ लेता है तो क्या होती है? cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन ए सिंपल टरबाइन द नोजल एंगल एट द एंट्रेंस इज 30 डिग्री। What is the blade speed ratio यानी U/V for maximum diagram efficiency? अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर सिंपल इंपल्स टरबाइन की सिंपल इंपल्स टरबाइन के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? cos स्क्वायर अल्फा। ये याद रखेंगे। इसके साथ ही इसको निकालने के लिए जब आप ब्लेड रेशियो की बात करते हो U/V वो कितना निकल कर आता है सर? cos अल्फा बाई 2। ध्यान से सुनना, 2 डेटा दे रहा हूं जो आपको पता भी है, ये दिमाग में छप जाने चाहिए, जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कि यहां पर सिंपल इंपल्स टरबाइन, सिंपल यानी U/V रेशियो और डायग्राम मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी। डायग्राम एफिशिएंसी क्या होगा? सिंपल इंपल्स के लिए कितना होता है ये? cos अल्फा बाई 2। ठीक है, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी कितनी होती है? cos स्क्वायर अल्फा। इन 2 के लिए ही पूछता है एग्जामिनर। पार्सन टरबाइन के लिए, पार्सन टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन के लिए कितना होता है ये रेशो? cos अल्फा। एफिशिएंसी क्या होती है? 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये कहानी दिमाग में छप जानी चाहिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ब्लेड स्पीड रेशो यानी U/V किसके लिए? सिंपल इंपल्स के लिए, यानी cos ऑफ अल्फा बाई 2। वैल्यू पुट कर दो, यानी cos 30 की बात कर रहा है। cos 30 कितना होता है? √3/2 यानी √3/4। तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विल्सन लाइन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द
फॉलोइंग, कि विल्सन लाइन की क्या कहानी है, विल्सन लाइन इनमें से किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ये अगेन आपको थोड़ा सा बैक लेके जाएंगे। नोजल की कहानी के अंदर हम बात करते हैं विल्सन लाइन के बारे में। तो विल्सन लाइन वो लाइन होती है कि जब आपकी स्टीम होती है, जब सुपर सैचुरेशन उसका फ्लो होता है, तो उस ड्यूरेशन में वो भूल जाती है क्या, कंडेंस होना। क्या हो जाती है, यानी जो कंडेंसेशन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिले हो जाता है, और उसी को बोला जाता है सुपर सैचुरेशन फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नोजल। तो ये किससे रिलेटेड है, सुपर सैचुरेशन फ्लो से। तो आंसर होगा दिल्ली डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेड इरोजन इन स्टीम टरबाइन टेक्स प्लेस, यानी जो स्टीम टरबाइन के अंदर जो ब्लेड इरोजन होता है वो काई की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है। उसका मेन जो रीजन होता है ब्लेड के इरोजन का क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट यानी जो स्टीम में अगर वाटर के पार्टिकल यानी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से टरबाइन के ऊपर इंपैक्ट करती हैं तो टरबाइन के मेटल का क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। दैट इज, तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्रॉपलेट इन द स्टीम। तो यानी आंसर होने वाला है बॉम्बे बी। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो अ डाइवर्जेंट सेक्शन एक्ट एज अ डिफ्यूजर फॉर अपस्ट्रीम फ्लो, विच इज। किस फ्लो के लिए डाइवर्जेंट सेक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, डिफ्यूजर की तरह बिहेव करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो कंसेप्ट बताने वाला हूं दिमाग में एक ही बार में चिपक जाएगा और हमेशा याद रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए इस तरीके का सेक्शन नोजल है या आपका डिफ्यूजर है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के सेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये नोजल है या डिफ्यूजर है। ध्यान से सुनिएगा पूरा कंसेप्ट, कि जब तक कि हमको फ्लो का नहीं पता, यानी हम केवल इतना जानते हैं कि सर नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना एंड प्रेशर को क्या करना, डिक्रीज करना। किसके एक्सपेंस पे, यानी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, वेलोसिटी एनर्जी को इंक्रीज करना है किसके एक्सपेंस पर, प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज करके। ठीक है, जबकि जो डिफ्यूजर का जो काम होता है वो क्या होता है कि सर इसका काम है प्रेशर को बढ़ाना, किसके एक्सपेंस पर, वेलोसिटी को कम करने पर। ठीक है, इतना काम किसका होता है, डिफ्यूजर का होता है। जब मैं बात करता हूं फ्लो के बारे में, तो कि फ्लो आपका कंप्रेसिबल होगा या इनकंप्रेसिबल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये हम बता पाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैक नंबर। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैक नंबर। कि अगर आपका मैक नंबर यानी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर आपका क्या है लेस देन 0.3 है यानी 0.3 है, तो वो कौन सा फ्लो होगा आपका, इनकंप्रेसिबल फ्लो। और 0.3 से ज्यादा है तो वो कौन सा होगा आपका, कंप्रेसिबल फ्लो। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका फ्लो क्या है, इनकंप्रेसिबल है, अगर आपका फ्लो इनकंप्रेसिबल है तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखते हैं कि जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है वो नोजल की तरह बिहेव करेगा और जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है वो डिफ्यूजर की तरह बिहेव करने वाला है। ये क्या है आपका नोजल और ये क्या होगा आपका डिफ्यूजर। कब जब आपका फ्लो क्या है, इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो 2 जाने पर वेलोसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ने वाली है, क्योंकि ये नोजल है। और ये क्या है आपका डिफ्यूजर, क्योंकि इस डायरेक्शन में 1 से 2 जाने पर वेलोसिटी आपकी कम होगी, प्रेशर आपका इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, और अगर यहां पर फ्लो अगर आपका क्या है, कंप्रेसिबल है, फ्लो आपका कंप्रेसिबल है, उस केस में, यानी उस केस में अगर मैक नंबर लेस देन 1 है, बोले तो सबसोनिक कंडीशन, अगर सबसोनिक कंडीशन है तो उसके केस में भी जैसा आप सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। यानी अगेन जो नोजल होगा वो कन्वर्जिंग होगा और जो डिफ्यूजर होगा वो डाइवर्जिंग होने वाला है भाई, डाइवर्जिंग सेक्शन। और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है यानी सुपरसोनिक कंडीशन,
तो इसके केस में भाई आप जैसा सोचते आए हैं अभी तक की दुनियादारी में वो क्या हो जाएगा, उल्टा होने वाला है। यानी जो नोजल है वो क्या होगी आपकी डाइवर्जेंट सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। और जो आपका डिफ्यूजर होने वाला है वो क्या होगा आपका कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन। तो इतनी कहानी आपके दिमाग में चिपक जानी चाहिए कि यहां पर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं नोजल और डिफ्यूजर के बारे में, कि नोजल का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, किसके एक्सपेंस पर, प्रेशर एनर्जी को कम करके, जबकि डिफ्यूजर का काम है प्रेशर को बढ़ाना वेलोसिटी के एक्सपेंस पर। ठीक है, पता कैसे करोगे कौन सा नोजल है कौन सा डिफ्यूजर, पहले चेक करोगे मैक नंबर। मैक नंबर अगर लेस देन 0.3 होता है इसका मतलब इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है तो मतलब आप जो सोचते आते हैं कि जो कन्वर्जिंग सेक्शन है वो नोजल होगा, डाइवर्जिंग सेक्शन आपका डिफ्यूजर होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अगर आप बोलते हो कि अगर कंप्रेसिबल नहीं है, अगर आपका कंप्रेसिबल है सॉरी, तो उसके केस में भी अगर कंडीशन आपकी सब सोनिक है, अगर आपकी सब सोनिक है तो उसके केस में भी जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल सही है, कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल, डाइवर्जिंग सेक्शन आपका डिफ्यूजर होने वाला है भाई। ठीक है, और अगर आपकी सुपरसोनिक कंडीशन है तो उसके केस में दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाने वाले हैं। तब यहां पर आप देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया है, आपको बोला गया है कि इनकंप्रेसिबल फ्लो दे रखा है और उसका केस का मतलब क्या है, डिफ्यूजर आपसे बोला गया है, आप स्ट्रीम में डाइवर्जिंग सेक्शन की बोल रहा है, वो होना ही था, इनकंप्रेसिबल मेंशन किया हुआ है, यानी मैक नंबर क्या है लेस देन 0.3। इसका मतलब क्या होता है, मैक नंबर अगर 1 से कम है तो वो सारी कैटेगरी किसकी होती है, सबसोनिक फ्लो के लिए। तो आंसर क्या होगा, ए ओनली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सारे के सारे नोजल के कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। इसी तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पेलर वेन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ कंप्रेसर। तो यहां पर ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहां पर आंसर क्या होने वाला है आपका सी, यानी बैकवर्ड कर्व वेन आप क्या करते हो, मोस्टली आप यूज करते हो। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर सी, कैलकाटा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बॉयलर क्वेश्चन की ओर एंट्री ले रहे हैं, और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है उनको चीज़ समझ में आ रही होंगी कि कहानी किस लेवल की चल रही है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम इजीली रिवाइज कर चुके हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने साथ थोड़ा समाज का भी भला सोचें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुँचाएँ। तो चलिएगा देखते हैं बॉयलर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो मैच द फॉलोइंग वाला सीन है, बॉयलर के बारे में बात करते हैं। तो बॉयलर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो बात करते हैं स्टिरलिंग बॉयलर, कोकरन बॉयलर, लंकासायर, बेंसन बॉयलर। आपको मैच करना है तो हर बॉयलर की अपनी स्पेशलिटी है। तो अगर हम स्टिरलिंग बॉयलर की बात करते हैं तो इसमें जो ये कैसा बॉयलर है, सबसे पहले तो बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, बेंट ट्यूब देखने को मिलती है। जो ट्यूब होती है वो मुड़ी हुई होती है, बेंट ट्यूब। तो यहाँ पर स्टिरलिंग बॉयलर का क्या होने वाला है 1, यानी ए का 1। दूसरा देखिए भाई कोकरन, और आपको क्या दिया हुआ है लंकाशायर। देखिएगा जब हम बॉयलर की बात करते हैं तो 2 तरीके के बॉयलर से हम रूबरू होते हैं। कौन कौन से सर, वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अगर मैं फायर ट्यूब की बात करता हूं तो यहां पर हम 4 बॉयलर से मिलते हैं। कौन कौन से सर, लंकाशायर, लंकाशायर है, उसका ही छोटा भाई है कॉर्नेस, छोटू वर्जन लंकाशायर का। उसके बाद एक हमें मिलता है सर लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, और एक और हमें देखने को मिलता है कौन सा, कोकरन। ठीक है, इन सब के अलावा जितनी भी दुनियादारी है बॉयलर की वो किससे रिलेटेड है, वाटर ट्यूब बॉयलर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर स्पेशलिटी की बात करूं तो लंकाशायर यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी 2 फ्लू ट्यूब आपको देखने को मिलती है, 2 ट्यूब यहां पर देखने को मिलती है। कॉर्निस के अंदर इसका छोटा भाई है तो यहां पर 1 फ्लू ट्यूब आपको देखने को मिलेगी। लोकोमोटिव एंड कोकरन ये दोनों ही दोनों क्या है, मल्टी ट्यूब बॉयलर है, मल्टी ट्यूब बॉयलर है। इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है तो दिमाग में चिपक जानी चाहिए। चलिए भाई अब यहां से अगर देखते हैं तो स्टिरलिंग बॉयलर ये कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो यहां पर जो ट्यूब कौन सी होती है, स्पेशलिटी अभी आपको बताई, बेंट ट्यूब। दूसरा है कोकरन, कोकरन कैसा है, कोकरन है सर फायर ट्यूब, और कैसा है, वर्टिकल,
ये आपका वर्टिकल बॉयलर होता है, बाकी के ये तीनों क्या होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहां पर जो कोकरन के साथ क्या होगा, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर यानी बी का 3। अगर यहां से देखेंगे बी का 3 तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। तो आंसर क्या होगा, बॉम्बे बी 135454। लंकाशायर कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब 5। और डी बेंसन बॉयलर, बेंसन अगेन आपको बताया 4 के अलावा जो भी होगा कौन सा होगा, वाटर ट्यूब। बेंसन बॉयलर की क्या कहानी है कि सर इसकी स्पेशलिटी है कि यहां पर कोई भी बॉयलर ड्रम नहीं होता, नो बॉयलर ड्रम। ये दिमाग में चिपक जाना चाहिए कि बेंसन बॉयलर, नो बॉयलर ड्रम आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होगा, इसी वजह से इसी को ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है, वंस थ्रू बॉयलर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बॉम्बे बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन स्टेज एफिशिएंसी, आपको गिवन है। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है कि जो टोटल स्टेज की जो एफिशिएंसी होती है किस किस के बराबर होती है, नोजल की एफिशिएंसी के बराबर इनटू आपके ब्लेड की एफिशिएंसी के बराबर। तो क्या होगी, एक कंप्लीट स्टेज का मतलब है नोजल और ब्लेड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पर स्टेज एफिशिएंसी क्या होने वाली है, नोजल एफिशिएंसी इनटू ब्लेड एफिशिएंसी। तो आंसर होगा दिल्ली डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वाटर ट्यूब बॉयलर आर प्रिफर्ड फॉर। अभी पूरी कहानी चलने वाली है, इन्हीं पर ही चलेगी। फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब की जब बात करते हैं तो वाटर ट्यूब का क्या होता है, ये हायर आउटपुट के लिए यूज होते हैं। कहां पर वर्क करते हैं सर, ये हायर प्रेशर पर वर्क करते हैं, ठीक है। इनको हायर प्रेशर बॉयलर भी बोला जाता है। फायर ट्यूब के लिए क्या हो जाएगा, जब आपके पास क्या हो, लोअर आउटपुट, लोअर किसके कंपैरिजन में, यहां पर कंपैरिजन की बात चल रही है, इसके कंपैरिजन में यानी लोअर आउटपुट पर और लो प्रेशर पर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए, तो यहां पर आंसर आपका होगा हायर प्रेशर एंड हाई आउटपुट, यानी हाई प्रेशर एंड हाई आउटपुट। तो आंसर होगा ए आगरा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन अ बॉयलर द एयर प्रीहीटर इज इनवेरिएबली लोकेटेड बिटवीन, यानी बॉयलर के अंदर एयर प्रीहीटर कहां लगा होता है। तो जब हम थर्मल पावर प्लांट का एक पूरा ओवरव्यू पढ़ते हैं मेन क्लास के अंदर में, तो वहां पर भी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से एयर प्री हीटर कहाँ पर आपका माउंट होता है, कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, इकोनोमाइजर कहाँ माउंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि एयर प्री हीटर मेन काम क्या है सर, इसका काम है, नाम ही बता रहा है, एयर को प्री हीट करना। कौन सी एयर को, जो किसके अंदर जाने वाली है, बॉयलर के अंदर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, फ्यूल की बर्निंग कराने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या करना, प्री हीट करना। किससे प्री हीट करना, जो बॉयलर से जो फ्लू गैसेस जो निकल रही थी, जिनका क्या था, हाई टेम्परेचर था, फ्लू गैसेस जिनका क्या था, हाई टेम्परेचर था, उनकी एनर्जी से जो बॉयलर में जो एंटर कर रही हैं जो एयर, उसको क्या करना, हीट करना। क्या कहलाता है आपका, एयर प्री हीटर का मेन फंक्शनिंग होती है, कहलाता है आपका एयर प्री हीटर। ये क्या होता है, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब ये जो हीट एक्सचेंजर होता है, इसकी लोकेशन कहां पर होती है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर हमेशा 2 इसके ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एयर प्री हीटर अगर आपसे पूछा जाए कि कहां माउंट होता है, तो सर इसके 2 आंसर आपको देखने को मिलेंगे। एक जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है बिटवीन इकोनोमाइजर एंड चिमनी, एक आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा बिटवीन फर्नेस एंड ड्रॉट फैन या एफडी फैन, ड्रॉट फैन यानी फोर्स ड्रॉट फैन। इनके बीच में क्या लगा होता है भाई, एयर प्री हीटर लगा होता है। दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी जो भी आपको देखने को मिले वही करेक्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा आपको गिवन है, इकोनोमाइजर के साथ फीड पंप, ये गलत हो गया।
FD फैन दे रखा है, चिमनी के साथ में ये गलत हो गया, ये रिवर्स होते तो सही होता। तो आंसर क्या होगा, FD फैन एंड फर्नेस के बीच में। तो इतनी बात दिमाग में क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो एयर प्री हीटर कहां पर माउंट होता है भाई, इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में भी लोकेशन एक ही है, ठीक है। और या फिर आपको ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, फर्नेस और ड्रॉट फैन के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अ बॉयलर प्लांट सप्लाइज 6000 kg पर आवर ऑफ स्टीम एट 10 बार एंड टेम्परेचर आपको गिवन है, एंथैल्पी आपको गिवन है फ्रॉम द फीड वाटर एट द टेम्परेचर आपको गिवन है, अगेन फीड वाटर की एंथैल्पी आपको गिवन है 154.9 किलोजूल पर केजी, और आपको स्टीम की एंथैल्पी गिवन है कितनी है, ये आपको गिवन है 2942.6 किलोजूल पर केजी। आपको क्या गिवन है, स्टीम की रेट गिवन है, यानी मास ऑफ स्टीम आपको गिवन है, ये कितना गिवन है 6000 kg पर आवर। इसके साथ ही और आपको क्या गिवन है, फ्यूल आपको गिवन है कि फ्यूल मास ऑफ फ्यूल आपको गिवन है दैट इज 800 kg पर आवर, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है 30,000 किलोजूल पर केजी। देखिएगा आज के टाइम पर जेई लेवल पर बॉयलर के परफॉर्मेंस पैरामीटर से भी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं जो पूछे जाते हैं। बॉयलर कैपेसिटी हो सकता है, इक्विवेलेंट एवोपरेशन हो सकता है, या बॉयलर एफिशिएंसी होता है। तो ये क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है, बॉयलर एफिशिएंसी से रिलेटेड है कि बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है कि सर बॉयलर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुई और उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट का यूज किसमें हुआ, उसको स्टीम को जनरेशन करने में यूज हुआ। तो चलिए भाई, तो बॉयलर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो बॉयलर एफिशिएंसी क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन स्टीम जनरेशन HS माइनस एच डिवाइडेड बाय कितना फ्यूल ने अपनी एनर्जी दी। तो वैल्यू पुट कर दो 6000 इंटू 2942.6 माइनस 154.9 154.9 मास ऑफ फ्यूल आपको गिवन है इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। यूनिट दोनों की देख लेना, आवर में तो काटापीटी कर लोगे तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 69.7, आंसर होगा दिल्ली डी। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम्स में, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो किस ऑर्डर की होती है, तो याद रखेंगे 70 to 90%, आंसर ए आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर डायग्राम इज प्लॉट बाय। मोलर डायग्राम किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, सर एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में जो डायग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलियर डायग्राम, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ए आगरा। अगर यहां पर बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि इन दोनों की जो स्लोप होती है, यानी मोलर डायग्राम की जो स्लोप होती है, डायग्राम की जो स्लोप होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलियर डायग्राम स्लोप एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होती है, तो हमेशा याद रखेंगे किसके बराबर होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी DH डिवाइडेड बाय DS एट कांस्टेंट P किसके बराबर होता है, कैपिटल T के बराबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द कॉर्निस बॉयलर वेरीज। देखिएगा अगेन डेटाबेस क्वेश्चन है, दिमाग में याद होना चाहिए। कॉर्निस बॉयलर हमने बात की थी, कैसा होता है ये, सर ये हॉरिजॉन्टल होता है, छोटू वर्जन है लंकाशायर का। तो इसका मतलब यहां पर क्या होती है, वन फ्लू ट्यूब होती है। बॉयलर का जो शेल होता है, बॉयलर शेल, ठीक है, बॉयलर शेल जो होता है उसका डायमीटर कितना रखा जाता है, आपसे किसका पूछा गया है, कॉर्निस बॉयलर का ही आपसे पूछा गया है। तो कितना होता है,
1 to 2 मीटर, 1 to 2 मीटर, 1 to 2 मीटर इसका होता है। और जो फ्लूइड ट्यूब जो होती है, इसके अंदर जो हम जो ट्यूब की बात कर रहे हैं, फ्लूइड ट्यूब जो होती है उसका जो डायमीटर होता है वो इस सेल का तकरीबन 0.6 टाइम्स, कितना 0.6 टाइम्स होता है किसका, जो इतना भी वेरिएशन हो रहा है किसमें, बॉयलर सेल के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करता हूँ तो ये सारे डेटा आपने क्या कर रहे हैं, याद रखने हैं। तो लेंथ कितनी वेरी करती है आपकी, 5 to 7.5 के बीच में, मीटर के बीच में इसकी टोटल लेंथ आपकी वेरी करती है। तो चलिए भाई, आपसे क्या पूछा गया है, कॉर्निस बॉयलर वेरीज कितना होगा, 1 to 2 मीटर, आंसर होगा बॉम्बे बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द कॉर्निस बॉयलर, अभी अभी बताया, क्या होगा आंसर, सी 5 to 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायामीटर ऑफ द फ्लूइड ट्यूब इन कॉर्निस बॉयलर इज दैट ऑफ द सेल, अभी अभी बात की, कितना होता है 0.6 टाइम्स, यानी 0.6 का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट हो गया 3/5। तो आंसर क्या होगा, दिल्ली डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटिव बॉयलर इज, लोकोमोटिव बॉयलर की खासियत के बारे में हमने बात की थी। लोकोमोटिव बॉयलर क्या क्या स्पेशलिटी है सर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये मल्टी ट्यूब है, मल्टी ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब की कैटेगरी में आता है, और कौन सा, इंटरनली फायर्ड, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, मोबाइल बॉयलर। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे क्या क्या है आपका। सिंगल ट्यूब वाले तो दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, मल्टी ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल है, इंटरनली फायर्ड है, क्या नहीं होगा, एक्सटर्नली फायर्ड नहीं होगा। तो आंसर क्या होने वाला है, सी कैलकाटा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द लोकोमोटिव बॉयलर हैज, लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर कितनी फायर ट्यूब होती हैं और कितनी सुपर हीटेड ट्यूब होती हैं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखने वाले हैं कि ये डेटा आप याद रखेंगे, 157 फायर ट्यूब होती हैं एंड 24 सुपर हीटेड ट्यूब होती हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सी कैलकाटा। देखिएगा जितने भी डेटा वाले क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने हैं, और इसी वजह से ही हम इनको थोड़ा स्पीडली भी ले रहे हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस विच इज यूज्ड इन बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम from the boiler to the main pipe and the shut of the steam completely when required is known as, यानी वो कौन सी डिवाइस है बॉयलर के अंदर जो किसको, स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करती है बॉयलर से मेन स्टीम पाइप में। तो वो करती है सर आपके स्टॉप वाल्व, कौन सा, स्टॉप वाल्व। ठीक है, तो आंसर होगा दिल्ली डी। यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज, तो इनको सिंपल सा याद रखेंगे कि जितनी भी चीजें जो बॉयलर की सरफेस पर माउंट होती हैं और उसकी सेफ्टी को इंश्योर करती हैं, किसको, सेफ्टी को इंश्योर करती हैं, और ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या कहलाते हैं आपके, बॉयलर माउंटिंग्स कहलाते हैं। तरीका पहचानने का कि मोस्टली जिनके ऊपर गेज वाल्व लगा होता है, गेज वाल्व जितनी भी आप टर्म देखते हो, मोस्ट प्रोबेबल ये सभी क्या होते हैं आपके, बॉयलर माउंटिंग्स होते हैं। बॉयलर एसेसरीज की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये वो इक्विपमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बॉयलर की परफॉर्मेंस पैरामीटर को और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। वो क्या होते हैं आपके, बॉयलर एसेसरीज होते हैं। जैसे एयर प्री हीटर हमने देखा था, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सभी जो होते हैं क्या किसकी कैटेगरी में आता है, आपके बॉयलर एसेसरीज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ कॉक, स्टीम स्टॉप वाल्व, तो ये सभी क्या हैं आपके, ये आपके बॉयलर माउंटिंग्स हैं। सुपर हीटर ये किसी कैटेगरी में आ जाएगा, आपके एसेसरीज की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है एन एयर प्री हीटर इंस्टॉल्ड। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन आया है, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन कौन सा देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा। किस किस के बीच में बताया था, इकोनोमाइजर एंड चिमनी के बीच में। ठीक है, तो आंसर होगा सी कैलकाटा। वहां पर आंसर क्या था, फर्नेस और किसके बीच में, फोर्स डॉट फैन के बीच में। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बॉयलर हीट इज लॉस्ट, बॉयलर के अंदर हीट का जो लॉस्ट होता है वो किस किस तरीके से होता है, ड्राई फ्लू गैसेस में भी होता है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा आपका फ्यूल के अंदर, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फ्यूल और स्टीम फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव, दिल्ली डी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि रैनकाइंड साइकिल की एफिशिएंसी फॉर अ गुड स्टीम पावर प्लांट क्या होनी चाहिए, मे बी इन द रेंज ऑफ, अगेन डेटाबेस क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे आंसर क्या होगा, बॉम्बे बी, यानी रैनकाइंड साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो किस रेंज में देखने को मिलती है, 35 to 45%, तो आंसर होगा बॉम्बे बी। चलिए भाई एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रीहीट फैक्टर इन द मल्टी स्टेज टरबाइन, ये भी डेटा वैल्यू क्वेश्चन है जो कई बार प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका आंसर होने वाला है ए, अगर आप 1.03 to 1.04, तो सबसे पहले ये रीहीट फैक्टर क्या होता है ये भी सुन लीजिए। रीहीट फैक्टर क्या होता है, जब मल्टी स्टेजिंग करते हैं तो हर स्टेज में क्या कि क्यूमुलेटिव, अगर मैं बात करता हूं कि आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल एंथैल्पी ड्रॉप, मतलब कि सपोज अगर हमको P1 P2 P3, अगर हमें P1 से P3 तक आना है आइसेंट्रोपिकली, तो हम इस तरीके से आते हैं, तो अगर पहले हम P1 से P2 आते और देन यानी डेल्टा H1 और देन P2 से P3 आते डेल्टा H2S, कैसे आ रहे हैं हम आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। एक्चुअल में कैसे आते हैं, इस तरीके से TS डायग्राम के ऊपर, तो यानी क्यूमुलेटिव यानी हर स्टेज में कितना एंथैल्पी में ड्रॉप हुआ है, यानी डेल्टा H1S प्लस डेल्टा H2S डिवाइडेड बाय टोटल कि अगर आप सीधे एक ही बार में P1 से P3 तक आ जाते तो कितना एंथैल्पी में ड्रॉप दिखने को मिलता, डेल्टा H टोटल। तो ये जो रेशो होता है ये कहलाता है आपका रीहीट फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये क्या बताता है, ये बताता है हमको, ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंट, किस चीज का, एक्सटेंट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी, कि आपका जो सिस्टम है वो कितना इररिवर्सिबल है, और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, और जो रेंज है वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है 1.03 to 1.04। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने पावर प्लांट से मोस्ट ऑफ जो हमारे कॉन्सेप्ट थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एग्जाम्स के लिए, RSCB, JEE और AE के लिए, साथ में ही कॉन्सेप्ट के साथ में जितने भी डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन हैं जो भी पूछे जा सकते हैं, हमने मोस्ट ऑफ को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनको आपने एक बार जरूर दिमाग में याद रखते हुए देख के जाना है। और करना क्या है, अगर एक बार आप कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद इसको 1.5 और 2 की स्पीड पर जो भी आप कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको सुनना है, जहां पर भी आपको वॉइस के साथ कंफर्टेबल हो, तो जिससे कि जितने भी कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किए गए हैं और जो जाएंगे आने वाली वीडियोस में, वो आपके दिमाग में पूरी तरह से चिपक जाएं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।